नमस्ते, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल भूप सिंह ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। ठीक है, तो आप सभी कैसे हैं पहले तो ये बताएं। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, हमारा जो ये कारवां है ऑनलाइन क्लासेस का, वो आज अपने अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचा है। यानी कि हमने जो यात्रा तय की है संस्कृत पाठ्य पुस्तक और व्याकरण की, उसकी आज अंतिम कक्षा लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। तो आज की ये लास्ट क्लास है और लास्ट जो प्रकरण आपका बचा हुआ है अव्यय प्रकरण, इसके बाद में एक उपसर्ग प्रकरण है जिसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा उपसर्ग में तो केवल एक दो आपको उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता है, वो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें बहुत ज्यादा नियमों की पेचीदगियां नहीं है बिल्कुल भी। तो अव्यय प्रकरण है, अव्यय मैं आज आपको कंप्लीट कराता हूँ। उसके बाद में शब्द रूप आपके ऑलरेडी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। जो विद्यार्थी वाकई में सीरियस हैं अपने अध्ययन के प्रति, अपने करियर के प्रति, उन्होंने तो उसको देख लिया है। और जो सीरियस नहीं है उनके लिए तो बेशक आप घर जा करके भी पढ़ा दें तो भी उनके लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है, जिनको अपने करियर से कोई लेना देना नहीं है। जो सिर्फ इस परीक्षा को पास करने के लिए बैठ रहे हैं, जो इस 10वीं कक्षा की एक मार्कशीट हाथ में आ जाए, कागज का टुकड़ा हाथ में आ जाए, उस उद्देश्य से केवल परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट वास्तव में सीरियस हैं, जिनको लगता है कि मैं अपने करियर में अच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मुझे अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, अच्छे मार्क्स मुझे लेने हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो परीक्षा है उसके अंदर में, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की चीजें हैं। सारी वीडियोस बहुत आपके बेमोल हैं और तो उन्होंने तो सभी ने देखा है। ठीक है, अब कितने लोग सीरियसली पढ़े कितने नहीं पढ़े आई डोंट नो, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, आप लोग अपना फर्ज पूरा करें। तो ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद में कुछ अव्यय हम लिखेंगे। आपके सिलेबस में जो अव्यय दिया हुआ है उसमें एक तो अव्यय की परिभाषा आपको पढ़नी है, अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अव्यय जो कुछ वाक्य में प्रयोग पढ़ना है। इसके अलावा आपको अव्यय से संबंधित बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से हेडिंग लगा लें एक बार, अव्यय को अपन फिर पढ़ते हैं। चलिए लिखिए अव्यय परिभाषा, लिखिए आप एक बार परिभाषा, हेडिंग लगाइए। अब लिखें संस्कृत में, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके रूप सभी लिंगों सभी वचनों एवं सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में समान होते हैं, होते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे इदानीम, अधुना, अत्र, तत्र,
आदि। ठीक है बेटा, लगाइए हेडिंग फटाफट, ये पूरा उतारिए। चौक ले लेता हूं। चलिए, ठीक है, उतार लिया आपने इसको। यानी कि अव्यय जो है आपके किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति में जिनका रूप जो है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है। अगर संस्कृत में परिभाषा की कहें, अगर इसको आप समास में बनाए तो न व्यय इति अव्यय, यानी जिनका व्यय नहीं हो या जिनका किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तित नहीं हो सके, उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय कुछ प्रकार के भी होते हैं। देखिए किस प्रकार देखते हैं हम कुछ। लिखिए अव्यय के प्रकार किन किन प्रकार के होते हैं अव्यय। देखिए कुछ अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण के रूप में जिनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अकस्मात, ठीक है, या अद्य, अपरेद्युः आदि। ठीक है, आदि लगा दें आप आगे। यानी ये आपके जो है क्रिया विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रकार लगाइए 2 नंबर डाल के। नंबर 2 डाल के लिखिए कुछ अव्यय संयोजक का कार्य करते हैं। संयोजक यानी जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, बीच में दो वाक्यों को जोड़ने वाले। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे च, ठीक है, च यानी और। ठीक है, अपि, अथ आदि। ठीक है, ये संयोजक का काम करते हैं, यानी दो वाक्यों को जोड़ते हैं। चलिए उतारिए फटाफट।
अगला प्रकार लिखिए। जिन विद्यार्थियों ने इन कक्षाओं को बहुत गहराई से अगर पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे जो है बाहर आपके कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी गहराई से मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ा दिया है। तीसरा प्रकार लिखिए। कुछ अवयव मनोविकार, यानी मनोविकृति जो होती है ना, कुछ अवयव मनोविकार के रूप में होते हैं। ठीक है, मनोविकृति के रूप में। ठीक है, कुछ अवयव जो है आपके किस किस प्रकार में होते हैं? मनोविकार में, जो मनोविकृति जिनसे प्रदर्शित होती है। जैसे हंत, हा, धिक, है ना, धिक्कारना आदि, ये सब मनोविकृतियां हैं। इनके रूप में भी जो है अवयव का प्रयोग होता है। आगे लिखिए चौथा नंबर डाल के। कुछ अवयव निपात कहलाते हैं। कुछ अवयव जो आपके क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खलु, तू, निर, नु, किल आदि, ये आपके क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। फटाफट उतारिए। चलिए प्रकार में पांचवा प्रकार लिखिए। लिखिए, इसके अतिरिक्त उपसर्गों की गणना भी अवयव में की जाती है। ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं ना आपके, इन्हें संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग आपके माने गए हैं। ठीक है, उनकी सभी की जो गणना है वो आपके किसमें की गई है? अवयव में की गई है। यानी जो भी 22 उपसर्ग हैं वे आपके क्या माने जाते हैं? अवयव माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से वो 22 उपसर्ग लिख लीजिए आप फटाफट। संस्कृत में उसके अलावा कोई उपसर्ग होते ही नहीं है। मैं अभी सारे उपसर्ग आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, उपसर्गा,
ठीक है, हेडिंग लगा दीजिए उपसर्ग। ये आपके सभी जो है आपके वो माने जाते हैं, अवयव माने जाते हैं। पर, प्रा, अथ, अनु, ठीक है। अप, सम, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अपि, अधि, अति, सु, उत, अभी, प्रति, परि और उप। ये 22 आपके उपसर्ग हैं, इसके अलावा आपका कोई उपसर्ग नहीं है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एक एक्स्ट्रा किसे हो गया अपने, चलिए कोई डबल आ गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके 22 उपसर्ग माने जाते हैं। जो ये 22 आपके उपसर्ग है, इसके अलावा आपके 22 इन 22 उपसर्ग के अतिरिक्त आपका कोई भी उपसर्ग संस्कृत में माना नहीं जाता है, ठीक है। इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इनके अतिरिक्त कोई उपसर्ग आपको नहीं मिलेगा। आपके जो उपसर्ग प्रकरण दिया है उसमें भी इनमें से ही 5-6 उपसर्ग उठाए गए हैं बस। चलिए अब आपके अवयव में हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं कि वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है अवयव में। आपके टॉपिक भी है अवयवों का वाक्य प्रयोग। हेडिंग लगाइए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, चलिए चलिए उच्चई, सबसे पहला आपका उच्चई, जिसका अर्थ होता है आपका जोर जोर से,
ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग लिखे आप। उच्चई मा वद, जोर जोर से मत बोलो। ठीक है, उच्चई मा वद, जोर जोर से मत बोलो। निश्चयी यानी नीचे, ठीक है, निश्चयी एक मिनट, पहले इसका अर्थ लिखिए आप। निश्चयी, ठीक है, चलिए लिखिए वाक्य में प्रयोग। निश्चयी ऊपरी गच्छति, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। शनई, ठीक है, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे, ठीक है, यानी शनई 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 गच्छ, धीरे धीरे जाओ। अधः यानी नीचे, वाक्य में प्रयोग होगा आपका वृक्षस्य अधः पथिकः तिष्ठति, यानी वृक्ष के नीचे पथिक जो है, राहगीर जो है, बैठते हैं। लिखिए अगला, ह्य, ह्य का अर्थ होता है बीता हुआ कल, ठीक है, यानी यस्टरडे जिसको कहते हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, ह्य सुरेशः ग्रामाद् आगतः, यानी कल जो है सुरेश गांव से आ गया, ठीक है। एक लिखिए आप, श्व, यानी आने वाला कल। श्व किसे कहते हैं? आने वाला कल, यानी टुमारो, ठीक है। ये कहते हैं यस्टरडे को, और श्व कहते हैं टुमारो, यानी आने वाला कल। वाक्य में प्रयोग देखिए, श्व
अहम नगरम प्रति गमिष्यामि। ठीक है, यानी ये भविष्यवाचक हो रहा है ना, तो आपका लृट लकार में आएगा गमिष्यामि। मैं कल जो है बाजार या नगर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, देखिए एक अवयव होता है आपका, चलो मैं अगली लाइन से लिखेंगे, अगली स्लाइड पे लिखेंगे। देखिए तूष्णिम, तूष्णिम का अर्थ होता है चुप। ठीक है, अध्यापकम दृष्ट्वा छात्रः तूष्णीम अभवत, यानी अध्यापक को देखकर छात्र जो है चुप हो गए। एक लिखिए प्रायः, यानी साधारणतया, है ना, अर्थात आमतौर पर। कहते नहीं कि आमतौर पर ऐसा होता है, साधारणतः ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है ना। वाक्य प्रयोग देखिए, प्रायः मनुष्याः असत्यं कथयन्ति, यानी प्रायः आमतौर पर मनुष्य जो है असत्य कहते हैं, झूठ कहते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ अव्यय पद में लिखवा देता हूँ, उनके अर्थ कैसे, कौन कौन से अव्यय होते हैं। ठीक है, आप उन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, प्रमुख, अव्यय पदानी। ठीक है, प्रमुख अव्यय पदानी।
लिखिए, अकस्मात यानी अचानक, अग्रतः यानी सामने, अग्रे यानी आगे। एक मिनट, चौक चेंज कर लो। देखिए, अचिरम यानी शीघ्र ही। अचिरम का अर्थ होता है आपके शीघ्र ही। अचिरात या अचिरेण, इसका अर्थ होता है अभी। अचिरात या अचिरेण, इसका अर्थ होता है आपका अभी। अतः मैंने, इसलिए, ये सब अव्यय पद हैं, याद रखिए इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अतीव, अत्र, अच्छा इसका अर्थ नहीं लिखा मैंने, अत्यधिक। अतीव का अर्थ होता है अत्यधिक। अत्र माने यहाँ, ठीक है। तत्र माने वहां। लिखिए फटाफट से। अथ किम, ठीक है। हाँ और क्या। अथ किम का अर्थ होता है हाँ और क्या। अद्य, अद्य माने आज, ठीक है। अधः माने नीचे। उतारिए फटाफट इनको जल्दी से।
लिखिए अगला आगे, अधुना माने अब अंतः माने भीतर या अंदर, ठीक है। अंतः माने भीतर, अन्यथा नहीं तो, वो धमकी देने के लिए प्रयोग होता है ना, तुम लोग कहते हो ना मेरी पेंसिल दे दे, अन्यथा नहीं तो हाँ मैं बैग फेंक दूंगा, ये बैग फेंक दूंगी, है ना, आप लोग आमतौर पर करते हो ना। तो अन्यथा यानी नहीं तो, अपरम और भी, यानी मेरी पेंसिल दे दे, अन्यथा मेरे पास अपरम पेंसिल भी है, यानी और पेंसिल भी है ना। अभीतः चारों ओर, अभीतः माने चारों ओर, नहीं सॉरी, दोनों ओर होता है अभीतः का अर्थ, गलत लिख दिया मैंने। परितः चारों ओर, परितः। अलम यानी बस, पर्याप्त, मच्छर खा रहे हैं। अरे ऑनलाइन में भी मच्छर क्यों भाई, दुनिया देख रही है मच्छर क्यों खा रहा है भाई, थोड़ी तो शर्म कर, सबके सामने ही काट रहा है। लिखिए आम यानी हाँ, ठीक है, आम का अर्थ होता है हाँ, वो मैंगो वाला आम नहीं है, ध्यान रखिए। आशु माने शीघ्र, जल्दी से, है ना। लिखिए इतः माने इधर, इतः का अर्थ होता है इधर, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः माने इधर उधर। फटाफट लिखिए जल्दी से, देखिए कितना आपका मतलब भंडार भर दिया है शब्दों का, अव्यय पदों का, है ना। इनसे बाहर बताइए क्या जाएगा अगर इनको पढ़ लोगे तो। संस्कृत बहुत मीठा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े ना तो बहुत आनंद आता है।
लिखिए इति, ये होता है आपका समाप्ति सूचक, यानी किसी कार्य को जब समाप्त करते हैं ना तो उसको कहते हैं इति वार्ता, यानी ये वार्ता समाप्त होती है। इति कार्यम समाप्ति, समाप्त हुआ। ठीक है। एक अव्यय होता है आपके इत्थम, यानी इस प्रकार। इत्थम यानी इस प्रकार। ठीक है सा। इदानिम माने अब या इस समय। ठीक है। इदानिम यानी अब या इस समय, फिलहाल। एक होता है इह, यानी यहां। कहते हैं ना इह आगत, यहां आइए। उषा यानी प्रभात काल, सुबह का जो समय होता है ना, उषा काल जिसको कहते हैं। एकत्र माने एक स्थान पर इकट्ठे। कहते हैं ना आप सभी बच्चे एक जगह पे एकत्रित हो जाइए, यानी इकट्ठे। ठीक है। एवं माने ऐसा या इस प्रकार। ठीक है। एवं का अर्थ होता है ऐसा या इस प्रकार। कथम यानी कैसे या क्यों। कथम का अर्थ होता है कैसे या क्यों। एक अव्यय होता है आपके, जैसे आम होता है हाँ, ऐसे ही किम होता है क्या। क्या, व्हाट। किम यानी व्हाट, क्या। एक होता है आपका कुतः, कहां से या कैसे। ठीक है। कुतः कहां से या कैसे। एक होता है क्व माने कहां। देखिए कहां शब्द के मैंने कितने शब्द आपके जो है पर्यायवाची शब्द लिखवा दिए हैं। एक होता है आपके खलु यानी अवश्य या निश्चित। अवश्य या निश्चित।
उतारिए फटाफट। आगे लिखिए। यत्र माने जहां, ठीक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आपने सुना होगा ना, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। तत्र माने वहां, ठीक है। यदा माने जब, तदा माने तब, ठीक है। एक होता है आपके कदा, कब। एक होता है अत्र, यहां, ठीक है बेटा। एक होता है आपके कुत्र, हो गया क्या, माने कहां। अधुना माने अब, ठीक है। एक होता है आपके च माने और नहीं और, ठीक है। अपी यानी भी, जो 22 मैंने उपसर्ग लिखवाए ना वो सारे लिख दीजिए आप, यहाँ पे सब अव्यय है। एक होता है आपके यदा, यदा जब, ठीक है। यदा हो गया। तदा लिखिए। माने तब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, सुना होगा श्लोक आपने। यानी जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं जो है भारत की भूमि पर अवतार लूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ठीक है। पढ़ा करो बेटा, पढ़ने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने से, ज्ञान से मनुष्य बन जाते हैं, ठीक है। बहुत है, इतने एक और लिखवा दूं, बहुत सारे हैं, अभी हजारों की संख्या में है, चाहे जितना लिख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। और देख लीजिए, आज लास्ट क्लास है इसलिए हाथों की कंडीशन दिखा रहा हूँ कितना हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सब आपके लिए है, आपकी आपके भविष्य के लिए सारी मेहनत हुई है। तो बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है आपका जो कोर्स है संस्कृत विषय का, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर संस्कृत कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपके कंप्लीट 12 जो अध्याय हैं वो कंप्लीट अध्याय पढ़ाए गए हैं प्रश्नोत्तर सहित। तो कुल 20 कक्षाएं उसकी हैं। और एक संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 की एक अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें सारी व्याकरण आपकी कंप्लीट कवर करवाई गई है। तो उसे खोल करके आप अच्छे से व्याकरण का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कोर्स हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और एग्जाम में भी 10 दिन का वक्त लगभग बाकी है। तो 10 दिन से पहले हम अपना जो वादा है उसको पूरा कर चुके हैं। आपका जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। अब आवश्यकता है आपको अभ्यास की, आवश्यकता है आपको उसके स्वाध्याय की, ठीक है। आप अपना स्वाध्याय करिए, अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए, और आपका जो स्वाध्याय है उसको ईमानदारी से करिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उनके बहुत सारे सोर्स हैं आजकल,
तो उनको ढूंढने का प्रयत्न करिए कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, उसका निचोड़ क्या हो सकता है, उसका निदान क्या हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना, आपने देखा यार ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, आगे दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। तो किस्मत अगर ऐसी फूटी हुई अगर अपनी निकल गई कि वो क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया, तो फिर है ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका निराकरण जरूर करें, निदान जरूर करें। बाकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता बिल्कुल नहीं रखें, और आप लोग अच्छे से अपने अध्ययन को करते रहें। और गिनती वाला जो पोर्शन है वो मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका हूँ। आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती एक बार याद कर लें, उसके बाद में आपको 100 से ऊपर की गिनती, क्योंकि आपके सिलेबस में हालांकि 100 से ज्यादा ही है, 1 से 100 तक की गिनती आपको नहीं आनी है, लेकिन 100 से ऊपर की गिनती आप तब कर पाएंगे जब आपको 100 तक गिनती आएगी। ठीक है, तो कल मैंने बताया भी था कि आपको केवल अधिक और शतक जोड़ देना है। 1 से 100 तक की गिनती आपको आती है, तो जितने जो भी अंक लिखवाया जा रहा है, मान लीजिए 112 लिखवाया है, तो आपको पहले ये देखना है कि 12 को क्या कहते हैं। 12 को कहते हैं द्वादश। ठीक है, और द्वादश यानी 100 से ज्यादा है, 112 है, तो 100 से कितने ज्यादा है, 100 से ज्यादा 12 है। तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना द्वादश अधिक शतकम। ठीक है, यानी 100 से 12 ज्यादा, बस ये गिनती बनाने का पैटर्न है। 2-4 में लिख देता हूँ, चलिए आपके लिए। ठीक है, आपको पहले तो ये ध्यान रखिए, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आपको याद करनी है। ये क्यों करनी है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगी तब तक आप आगे की नहीं बना सकते। तो मान लीजिए आपको लिखना आपको दिया 114, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 अंक देगा, 114 और 124, दोनों को संस्कृत में परिवर्तन करिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि हम 14 को क्या कहते हैं। ठीक है, 14 को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो 14 को संस्कृत में कहा जाता है चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश ये कहा जाता है 14 को। ठीक है, और 24 को क्या कहते हैं, ये लिखता हूं 24 को चतुर्विंशति। ठीक है, यानी आपको पता है 24 को चतुर्विंशति कहते हैं, 14 को चतुर्दश कहते हैं। तो यहाँ पे 114 लिखा हुआ है, तो यानी कि 100 से कितने ज्यादा है, 14 ज्यादा है। ज्यादा को क्या कहते हैं, अधिक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चतुर्दश लगाना है। ठीक है, फिर दीर्घ संधि का प्रयोग करना है। देखिए चतुर्दश, ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है, ए का आ बन जाता है, अधिक का ए और दश का ए, तो आ। ठीक है, चतुर्दशाधिक, चतुर्दशाधिक शतक, शतक 100 को शतक कहते हैं। ये आपके 114 का शब्द हो गया। अंडरस्टूड नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आप 124 को देखिए, कितने ज्यादा है, 100 से कितने ज्यादा है, 24 ज्यादा है। तो 100 से 24 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम चतुर्विंशति। ठीक है, चतुर्विंशति अधिक है ना, तो कितना अधिक है, चतुर्विंशत्याधिक शतक। ये आपका 124, सॉरी इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो मत लिखो, छोड़ दो, किसको परेशानी है। ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लीजिए 107, एग्जामिनर ने कहा कि भाई 107 को संस्कृत में लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 7 को हम क्या कहते हैं, 7 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो 7 को संस्कृत में कहा जाता है सप्त। क्या कहते हैं संस्कृत में 7 को, सप्त। ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सप्त। सप्त, वही दीर्घ संधि कर दीजिए, अधिक का ए और सप्त का ए जोड़ करके आ का डंडा लगा दीजिए, सप्ताधिक शतक। ठीक है, इतना लिख देंगे ना तो भी
काम चल जाएगा आपका। सप्ताधिक शतक यानी 100 से 7 ज्यादा, 107। समझ में आ गया। इसी प्रकार से 110 लिख दीजिए। 110 यानी दशाधिक शतक। ठीक है, ये आपका गिनती वाला पोर्शन भी पूरा हो गया, काउंटिंग वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर दिया। बस आपको समझने की आवश्यकता है, सिर्फ अधिक शतक जोड़ना है, बाकी 1 से 100 तक की गिनती आपको एज इट इज आनी चाहिए। समझ में आ गई। केवल अधिक शतक अधिक शतक अधिक शतक जोड़ते चले जाइए और उस गिनती में 1 से 100 तक की जो गिनती में जो उसका उस गिनती को कहा जाता है वो उसके आगे लगा दीजिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास की अब हमारी जो क्लास है ऑनलाइन संस्कृत की, उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एक क्लास और संभवतः होगा तो मैं लेके आऊंगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, उस तरीके से एक छोटी सी 5-10 मिनट की एक क्लास लेके आऊंगा मैं, अगर वक्त रहा तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हुए आज लास्ट में कह के जा रहा हूँ। आज तक मैंने किसी क्लास में नहीं कहा आपसे, लेकिन लास्ट में कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। और नहीं तो फिर ठीक है, आप समझते हैं, आपको आपकी कॉपी पेन पेंसिल की कसम है। चलिए, मजाक की बात है, कोई कसम वसम कुछ नहीं होता है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो भी मिलने वाले हैं, उनको भी आप मोटिवेट करिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने मेहनत की है वो मेहनत सभी तक पहुंच सके और मेहनत का जो फल है वो जितना अपेक्षित है वो फल हमको प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं मेरी ओर से कि आप अच्छे से अपना एग्जाम दें, अच्छे मार्क्स लेकर के आए, अच्छे नंबर्स आप लेकर के आए और अच्छे नंबरों से आप पास हो। और एक वक्त ऐसा आए कि जब आप लोगों के फोन्स मेरे पास आए कि सर मेरे 95 बने, मेरे 99% बने हैं, वहाँ सर संस्कृत में मेरे 100 में से 99 नंबर आए हैं, 100 में मेरे तो संस्कृत में 97 नंबर आए। तो वो पल जो होगा ना, वो वास्तव में ही एक मतलब आनंद देने वाला पल होगा, जब आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करेंगे, इस तरीके से जब बताएंगे तो बड़ा मतलब हर्ष होगा मुझे भी। ठीक है, तो नमो नमः। मिलते हैं जीवन के किसी अगले पड़ाव पर, कभी जिंदगी कहाँ मुलाकात करवाती है। तो सभी को शुभकामनाएं। नमो नमः।